शुभ संध्या स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका हमारी ऐप फिजिक्स गुरु पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है क्या? देखो, गर्मियों में आपको काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है। क्या? काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है। अब काले कपड़ों से मना क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक स्मॉल सा नन्ना सा रीजन है। क्योंकि जो काला रंग होता है वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। अब हीट को एब्जॉर्व करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, ये तो सब आपको पता ही है। लेकिन हम बात करने वाले हैं ब्लैक भी कैसा? परफेक्टली। ये देखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हर एक काले कपड़े की, काले रंग की एक लिमिट होती है कि वो कुछ हद तक ही क्या कर पाता है, कुछ हद तक ही एब्जॉर्व कर पाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्टली। क्या लिखा हुआ है बच्चा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारे के सारे को एब्जॉर्व कर ले। परफेक्ट का मतलब क्या है? सारा। परफेक्ट जो किसी काम में परफेक्ट हो, तो जो परफेक्टली क्या होता है? जो सारे के सारे प्रकाश को या हीट को अपने ऊपर पढ़ने वाले को क्या कर ले? एब्जॉर्व कर ले। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। यानी कि जो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब का मतलब तो आप जानते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, एब्जॉर्व कर लेती है। यहाँ पर ये INC का मतलब है इंसिडेंट। सही कर लेना, यहाँ कट गया थोड़ा सा पेपर। क्या लिख लेना? INCIDENT, इंसिडेंट ऑन इट। ऑन का मतलब आप जानते हो, अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को। ठीक। एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट्स नोर द ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। आपने इस पर कोई भी लाइट डाल दी, जैसे कोई ब्लैक बॉडी है, आपने इस पर लाइट डाल दी, ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, ना ही ये क्या करेगी बच्चा? आर पार निकाल लेगी, यानी कि ट्रांसमिट करेगी। क्या करेगी? सारे के सारे को एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक। अगर जब इसने सारा का सारा एब्जॉर्व कर लिया तो इसकी एब्जॉर्विंग पावर कितनी रहेगी? 1 ना रहेगी यूनिट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं। एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नोर ट्रांसमिट एनी रेडिएशन देयरफॉर, THEREFORE, एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज यूनिटी। इस कारण उसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो 1 है। सिंस ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स नो वेवलेंथ सो इट अपीयर्स ब्लैक। यो कोई भी वेवलेंथ नहीं निकालती, जितनी इस पर डाल ली सारी की सारी क्या कर ली? एब्जॉर्व कर ली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सो इट अपीयर्स ब्लैक, यो काली दिखाई देती है। वाट एवर इज द कलर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि इस पर कुछ भी कलर डाल लो, ये हमें काली ही दिखाई देगी। ऐसा क्यों है सर? कुछ भी डाल लो, ये काली ही क्यों दिखनी है? अरे नालायको, आपको पता तो है कि जो भी कलर कोई बॉडी रिफ्लेक्ट करती है वही कलर दिखाता है हमें। अगर कोई बॉडी रेड कलर रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर डालेगी तो वो बॉडी हमें रेड दिखाई देगी। अगर वो सातों के सातों कलर रिफ्लेक्ट कर दे तो वो वाइट दिखाई देती है। अगर वो एक भी कलर रिफ्लेक्ट ना करे तो बॉडी ब्लैक दिखाई देती है। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, को एक सूटेबल हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये रेडिएशन निकालता है। क्या निकालता है बच्चा? रेडिएशन। RADITION। स्पेलिंग सही से लिख लिया करो, ठीक है। आगे क्या है? ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब आप जानते हो कि रियलिटी में यो नहीं होती। लैम्प एंड द प्लेटिनम ब्लैक आर वेरी क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी। यानी कि जो आपके लैम्प होते हैं, सर ये लैम्प कैसे हो गई? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिख देना, लैम्प के आगे लिख देना ब्लैक। लैम्प ब्लैक एंड द प्लेटिनम ब्लैक आर वेरी क्लोज टू ए ब्लैक बॉडी। हाउ एवर द बॉडीज शोविंग क्लोज अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर शोविंग के बाद क्लोज लिख लेना। क्लोज अप्रोक्सीमेशन
टू अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो परफेक्टली क्लास बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, उसके बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन, उसके आसपास वो हम कभी भी नहीं बना सकते। फेरी डिजाइंड है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई थी। वो भी पूरी तरह नहीं थी, जैसा एडियाबैटिक रुद्धोंस विक्रम रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही ये भी पॉसिबल नहीं है। बताओ इसमें इस पेज का आप क्या करो, लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये हम आए नेक्स्ट पेज पर, चलो पहुंचा जाए, ये आ गई। अब नेक्स्ट पेज में आपका किरचॉफ्स लॉ है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉ है। इसे आप भलीभांति जानते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है। कौन सी क्लास में बच्चा मेरे, इंटरमीडिएट में आपने ये पढ़ा हुआ है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, समझना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द रेशो ऑफ द इमिसिव पावर हमने पढ़ी थी टू द एब्जॉर्बिंग पावर। एब्जॉर्टिव पावर हमने एब्जॉर्टिव पावर भी पढ़ी थी। इमिसिव पावर को ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे और एब्जॉर्टिव पावर को ए लैम्डा से। कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। चलिए हम एक बार पेन चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पेन चूज कर लिया, ठीक। पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड एट गिवन टेम्परेचर, चल जा, and at any given temperature is always a constant for all bodies and it is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature and corresponding to the same wavelength। therefore if अभी छोड़ो, अभी जितना मैंने लिखा है अभी उतना समझने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार हमने इमिसिव पावर ली ऊपर, एब्जॉर्टिव पावर ली नीचे, और हमने क्या किया, इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो किसके बराबर होता है, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के। समझे मेरे चांद। अरे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमने ऊपर क्या ली, इमिसिव पावर। हमने एक बॉडी ली, उसकी हमने इमिसिव पावर ली, फिर एब्जॉर्टिव पावर ली, फिर उसी टेम्परेचर उसी वेवलेंथ की हमने ब्लैक बॉडी ली। तो ब्लैक बॉडी पे जब वो रेडिएशन डाला गया तो उसकी जो इमिसिव पावर थी वो इन दोनों के रेशो के बराबर ही आई। समझे नहीं। आप यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी इसे क्या कर सकते हो बच्चा, इस फॉर्मूले से भी इसे याद कर सकते हो। क्या, द रेशो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिव पावर एट सेम वेवलेंथ is equal to the emissive power of the black body at same wavelength and same temperature। wavelength भी सेम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया ई लैम्डा क्या है, ए लैम्डा क्या है और कैपिटल ई लैम्डा क्या है। कैपिटल ई लैम्डा क्या बताया, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, ब्लैक नहीं बॉडी, ठीक, ऑफ सेम वेवलेंथ। और पर्टिकुलर टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ये सब आप भली बात ही समझ गए। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं हम। नीचे की तरफ कहाँ चलोगे, रुको एक सेकंड बस। लो ये आ गया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो आपके सामने है। सो देयरफॉर दिख गया। सो देयरफॉर ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इक्वल्स टू ई लैम्डा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। प्रूफ, लेट अस कंसीडर, अब इसका प्रूफ देख लो। हालांकि प्रूफ पेपर में बहुत रेयरली आता है, फिर भी आप देख लीजिए। लेट अस कंसीडर ए बॉडी हेल्ड इन एनक्लोजर माउंटेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने बताया टेम्परेचर सेम होना चाहिए तीनों केस में, तो टेम्परेचर क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट, और कितना क्या मान लिया, टी। सपोज डी क्यू इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया। यानी कि कोई बॉडी थी, उस पर एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में जो हम हीट डाल लेते, एनर्जी डाल लेते, वो कितना था, डी क्यू था। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है मेरे चांद सितारों, ठीक। इन ए स्मॉल वेवलेंथ इसका रेंज क्या था, डी लैम्डा टू लैम्डा। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके लिए सब इजी था। अब यहाँ देयरफॉर अमाउंट ऑफ थर्मल एब्जॉर्बिंग पर यूनिट सेकंड कैन बी गिवन एज ए लैम्डा। ये आपको पता है कि जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है ये लिखा हुआ एब्जॉर्बिंग पावर ए लैम्डा होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब नेक्स्ट पेज पर चलने की कोशिश करता हूँ मैं।
पेज नंबर 3 पर। चलें 3 पर, ले ये हमारे सामने 3 आ गया। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। ये लो। नाउ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इन द वेवलेंथ रीजन डी लैम्डा इज गिवन। अरे यार, इमिसिव पावर इतनी निकाल रहा था 1 सेकंड में, तो अगर हम वेवलेंथ से डी लैम्डा निकाल रहे हैं तो डी लैम्डा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, समझे नहीं सर? अरे यार, 1 यूनिट वेवलेंथ की ई लैम्डा है, 2 की कितनी होगी 2 ई लैम्डा, 3 की कितनी होगी 3 ई लैम्डा, 4 की कितनी होगी 5 ई लैम्डा। मेरे पास वेवलेंथ रीजन क्या दिया हुआ है डी लैम्डा, तो इसके की कितनी होगी ई लैम्डा, डी लैम्डा ना होगी मेरे चांद, बताओ। नेक्स्ट, when the body reached in thermal equilibrium at constant temperature, then the amount of heat energy emitted per second per unit area equals to amount of heat absorbed per unit। अरे यार, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंच गई तो कोई बॉडी जितनी एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ देखो, अरे यार देखो, मेरे पास कोई बॉडी है, मैं इस पर कोई हीट डाल दी, डालने से क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी थोड़े समय बाद उतनी ही रिलीज कर देगी। तो यही तो मैंने बताया इसमें, हैं? चलें भाई यार, चलो इसे इरेज ही करना पड़ेगा। ये हाइलाइटर चीज़ें हैं सारी, मैं इस सॉफ्टवेयर को चलाना सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी समझने का मौका देना। अरे वाह, आ गया इरेजर चलाना, लो हो गई इरेज। चलें, अब आप समझ गए क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो भैया एब्जॉर्ब कितनी कर रही थी ई लैम्डा डी लैम्डा, सॉरी इमिट, इसी वजह तरीके से एब्जॉर्ब कितनी करेगी ए लैम्डा डी लैम्डा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अरे जी, इमिसिव पावर ई लैम्डा थी तो उसमें डी लैम्डा की एक रेंज से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे एब्जॉर्बिंग पावर ए लैम्डा थी, उससे भी उसकी रेंज से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, नेक्स्ट देखो, एज वी नो फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अरे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो हम कैपिटल ई लैम्डा लिखते हैं, और एब्जॉर्बिंग पावर कितनी होती है ए लैम्डा, ये तो पता है, जो 1 होती है। 1 कैसे होगी परफेक्टली? अरे परफेक्टली पे जितनी भी आप लाइट डालते हो, क्या वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती? जब वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी मैक्सिमम होगी, जो यूनिट की यूनिटी होती है। यूनिटी होने का मतलब कितनी होगी बच्चा मेरे? 1 होगी। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये लो, ये क्या हो गया? रफ हो गया। अब यहाँ से हमारी समझ में आया, मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्टली के लिए। ई लैम्डा की जगह कैपिटल ई लैम्डा, ये रहा डी लैम्डा, ए लैम्डा की जगह 1 इंटू डी क्यू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, क्या मिला हमें इक्वेशन 1 और 2 से? डिवाइड कर दी, ई लैम्डा अपॉन ई लैम्डा इक्वल्स टू ए लैम्डा। बताओ, रॉकेट साइंस नहीं था कुछ भी? सर मेरी समझ में नहीं आया। जब डिवाइड करा हमने तो डी लैम्डा से डी लैम्डा ना कट गया, तो ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा, ऐसी डी क्यू से डी क्यू ए लैम्डा। अब इन दोनों की लोकेशन बदल दी, ई लैम्डा ए लैम्डा इधर ले आया और कैपिटल ई लैम्डा इधर। तो यही तो था मेरा किरचॉफ्स लॉ। बताओ, क्या यही नहीं था? लो इसे रफ कर दूं एक बार, यही तो था मेरा किरचॉफ्स लॉ। क्या सर? अरे यार, द रेशो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी with the absorptive power of that body is equal to the emissive power of perfectly black body at same temperature। किस पे? टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ है आपके, क्या लिखा हुआ है? पढ़ने की कोशिश करो। क्या? द रेशो ऑफ द इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। क्या? द रेशो ऑफ द इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर,
रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करना, इज इक्वल टू द इमिसिव पावर, किसके इमिसिव पावर के, ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर विच इज किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पर हमारा किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कंप्लीट होता है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। ये हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेशर ऑफ रेडिएशन। सर ये प्रेशर ऑफ रेडिएशन है क्या? अरे इसकी तो चर्चा करने वाले हैं। ये है क्या, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो जा सेलेक्ट, ये हो गया पेन सेलेक्ट। अब ये क्या है, बेसिकली रेडिएशन पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि जो रेडिएशन होता है वो लाइट की प्रॉपर्टी रखता है। लाइक इट एक्सर्ट ए स्मॉल बट डेफिनेट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज, क्या यो थोड़ा लेकिन एक निश्चित अनुपात का क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है किसी भी सरफेस पर जब ये डाला जाता है। मैक्सवेल प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दैट प्रेशर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो प्रेशर है वो रेडिएशन के बराबर होता है। प्रेशर ऑफ रेडिएशन मतलब एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। ये एनर्जी डेंसिटी कहाँ है, ये रहा। इसे समझने के लिए हमें पहले एनर्जी डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब ये एनर्जी डेंसिटी है क्या, देखो एनर्जी डेंसिटी को हम बेसिकली स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। और ये किसके बराबर होती है उसकी चर्चा 2 सेकंड का समय दो, अभी क्लियर कर दूंगा। मास क्या होता है, द्रव्यमान, नहीं पता, नहीं पता कोई बात नहीं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो भैया नॉर्मली जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो तो ऊपर और वॉल्यूम नीचे है। मतलब ये हमने जो निकाली है डेंसिटी नहीं निकाली, ये फॉर्मूला डेंसिटी का नहीं है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं है। तो सर ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मास डेंसिटी का। ओफो आया खोपड़ी में। अरे मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से इसे रफ कर दूं पहले। इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी क्या होगी बच्चा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अरे वाह चमका बच्चा, बिल्कुल चमका। द रेशो ऑफ द एनर्जी पर विद वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो आप एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी बात ही समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें बताना कि जब कोई भी गैस प्रेशर लगाती है तो वो स्मॉल यू के बराबर होता है। स्मॉल यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और कुछ नहीं है। इतना तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज क्या है, ये क्या आ गया लिखा हुआ, इसे सबको रफ करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज क्या है, प्रेशर, यही हमने पढ़ा। नाउ सपोज ए फोटोन ऑफ एनर्जी, इसे छोड़ो, इसमें क्या है आपको पता है किसी फोटोन की एनर्जी ई बराबर कितनी होती है, mc²। और या एक मिनट रुको, मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ कुछ अच्छे तरीके से। अरे यार ये क्या कर रहा है, अभी सीखना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा रन करना, मुझे सीख जाएंगे कोई बात नहीं। ये मैं बेटा आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहे हैं जल्दी। इंटरेक्टिव पैनल है तो पहले सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं, कभी उसमें यूज़ ही ना हो। तो अभी आप यहाँ पे देखो, क्या आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E बराबर mc²। पढ़ा है बड़े अच्छे से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक चीज और पढ़ी है बड़ी अच्छी सी, क्या, E बराबर h/ν पढ़ी है। मैं दोनों की कंपेयर कर दूं तो mc² इक्वल टू किसके बराबर, h/ν के। तो यहाँ से m बराबर किसके आ गया, h/ν अपॉन c के। यहाँ से हमने एक तरीके से मास की वैल्यू निकाल ली।
अब मैं चाहूँ तो उस फोटोन का मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ। मास याद रखना एच न्यू अपॉन सी, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने इसे क्या किया, पूरे को रफ कर दिया। अब यहाँ से मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ, मोमेंटम क्या होता है, P बराबर एम बी, यही तो होता है। अब P बराबर मैंने m की वैल्यू रख दी, कितनी थी m की वैल्यू, एच न्यू अपॉन सी, और वेलोसिटी मैं स्पीड ऑफ लाइट मान रहा हूँ, तो यहाँ से ये कट गया, c से c कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या आ गया, एच न्यू आ गया, एक तरीके से क्या आ गया, एच न्यू, और P बराबर एच न्यू क्या है, E, तो P बराबर क्या आ गया मेरे पास, E आ गया। अरे यार रुको, एक छोटी सी गलती कर गई, छोटी सी गलती क्या कर दी, यहाँ समझो, मास जो था एच न्यू अपॉन सी नहीं था, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर था। अरे यार ई बराबर एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, तो बेटा एम क्या था, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, हम सी स्क्वायर लिखना भूल गए, जल्दी जल्दी में ध्यान रखा करो, छोटी मगर मोटी बात है। अब क्या लगा दो, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से एक पावर कट गई, तो क्या आ गया, एच न्यू अपॉन सी, और एच न्यू किसके बराबर था, ई के, तो P बराबर क्या आ गया, ई अपॉन सी, P बराबर ई अपॉन सी आ गई। ये चीज आप भली भांति क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। अब हम किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अब बड़े थोड़ा सीखने की कोशिश करो, मन की आंखें खोलकर। मैं आपको यहाँ तक समझा चुका हूँ, P बराबर ई अपॉन सी तक, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भली भांति। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा खोपड़ी चलाने की बात आपके सामने आती है। सर खोपड़ी तो हमारी फीस ने पढ़ते पढ़ते नहीं चला रखी है, खोपड़ी तो हमारी। अब आप ही बताओ, इतनी खतरनाक चीज़ें कोई कैसे समझे, पता नहीं कभी क्या लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते हैं, आप भी वही करते हो। कोई बात नहीं बेटा, समझना तो पड़ेगा, मन की भावनाओं को दिल में दबा के ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। देखो, सपोज यू इज द एनर्जी डेंसिटी, मैंने बताया था स्मॉल यू मानते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देन द टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ सरफेस नॉर्मल टू द रेडिएशन पर यूनिट टाइम। अरे यार समझे या नहीं समझे, सर हम नहीं समझे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, अरे यार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, एनर्जी डेंसिटी तो है, यही तो है, नो रॉकेट साइंस। तो देखो, तो मैं एक खाली पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होगी, तो यहाँ ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई में पहुँच गया, तो मेरा E बराबर क्या हो गया, स्मॉल यू इंटू कैपिटल वी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, हमारी समझ में नहीं आया। अरे वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, और दो की मल्टीप्लाई एरिया, तो एरिया इंटू लेंथ कह लूँ या एरिया इंटू हाइट कह लूँ। तो मेरे पास, क्यों सर एरिया क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कहा है पर एरिया, तो E इक्वस टू क्या आ गया, यूनिट यू मतलब एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक, ये आ गया आपका एनर्जी, पर उसमें कह रहा है पर यूनिट टाइम, तो जब पर यूनिट टाइम निकाल लोगे तो T से डिवाइड करोगे, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या बन गया मेरे चांद, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी ना बन गया, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या मानी है, c, तो L अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c। तो मेरे पास इस हिस्से की जगह L अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल c। तो मेरा E बराबर कितना आ गया, UAC। बताओ कितने अच्छे से हमने ये चीज़ें समझी। ये आप बुक में समझोगे तो आपका दिमाग चल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये छोटे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये क्या बना देते हो रेड रेड सा, बेटा एक तरीके से ये इरेजर है। अब आगे हम यहाँ पर, ये आपको दिखा नहीं दिखा, E बराबर U इंटू ए इंटू सी कैसे आ गया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने समझाया, या साइड में लिख लेना।
ये नहीं रहा एनर्जी लास्ट में अपॉन टी क्यों करा, क्योंकि पर यूनिट टाइम कह रहा है तो अपॉन टी निकाल दिया हमने, तो E इक्वस टू यू ए इंटू सी आ गया। अब यहाँ देखो हैंस द एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया, फिर से पर यूनिट एरिया निकाल ले हो, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी आ गई, जो आपकी ए से डिवाइड कर दो। अब इसे जब मैं ए से डिवाइड करूंगा, आप इस हिस्से को थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ए से ये वाला ए ना कट जाऊंगा तो यू सी ना बचेगा केवल, तो यहाँ पे ये मेरी एनर्जी कितनी बची, केवल और केवल यू सी, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में। तो ई की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, ई अपॉन सी था, तो ई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, यू सी, तो ई की जब मैं वैल्यू इसमें रखूंगा तो पी बराबर यू सी अपॉन सी, सी से सी कट गया तो पी बराबर यू। तो हमारा यही तो था कि जो प्रेशर अप्लाई होता है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, और स्मॉल यू क्या था बच्चा मेरा, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी तो था। लो इतना सा था, रिजल्ट मैंने कर दिया सर। नीचे दिखाइए, नीचे क्या लिखा है, ये हो रहा, यही तो है। देयरफॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन ए सरफेस द प्रेशर ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी, लिख लेना है, डेंसिटी मिट गया है, डेंसिटी DENSITY। ठीक बच्चा, कोई रॉकेट साइंस। चलो बच्चा मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत, शुभ संध्या। ठीक, प्रणाम, बाय। अब आपसे कल हम इस थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाली यूनिट को ख़त्म कर देंगे।